हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू छाया क्लासेस। आज इस वीडियो में आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक शिक्षा से संबंधित संवैधानिक प्रावधान एवं योजनाएं लेके आई हूँ, जिसमें संविधान में शिक्षा का उल्लेख, शिक्षा से संबंधित योजनाएं, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता से संबंधित तथ्य हैं, जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शिक्षा से संबंधित संवैधानिक प्रावधान एवं योजनाएं। स्टार्ट करने से पहले जानते हैं कि भारतीय संविधान में शिक्षा से संबंधित प्रावधान कहाँ कहाँ शामिल हैं। तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे कि शिक्षा से संबंधित संवैधानिक प्रावधान एवं योजनाएं क्या क्या हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए कि जो भारतीय संविधान है उसमें शिक्षा का उल्लेख मौलिक अधिकार भाग 3 में, राज्य के नीति निदेशक तत्व भाग 4 में, मौलिक कर्तव्य भाग 4A में और शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा भारतीय संविधान है उसमें 4 जगहों पर शिक्षा का उल्लेख किया गया है। मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निदेशक तत्व, मौलिक कर्तव्य और समवर्ती सूची। अब हम इन्हें एक एक करके डिटेल में समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मौलिक अधिकार, जिसका उल्लेख किस भाग में है? भाग 3 में। तो वर्ष 2002 में 86वें संवैधानिक संशोधन के तहत अनुच्छेद 21A भारतीय संविधान में जोड़ा गया और इस तरह शिक्षा के अधिकार को संविधान के भाग 3 में एक मौलिक अधिकार बना दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि राज्य 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा उस प्रक्रिया से देगा जो वह उचित समझे। तो यहाँ पर आपको 2 चीज़ें ध्यान रखनी है। एक कि जो 86वें संवैधानिक संशोधन के तहत अनुच्छेद 21A जो लाया गया, उससे क्या हो गया कि शिक्षा जो है अब मौलिक अधिकार बना दिया गया। ठीक है, और यहाँ पर एज आपको ध्यान रखनी है कि जो मौलिक अधिकार बनाया गया उसमें कहा गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। मीन्स 6 से कम नहीं होना चाहिए और 14 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो जो मौलिक अधिकार है वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों की बात करता है। ठीक है, नोट में देखिए, यह संशोधन तपस मजमूदार समिति 1999 की अनुशंसा पर अनुच्छेद 45 की विषय वस्तु को बदलकर अनुच्छेद 21A में शामिल किया गया है। तो आप देख सकते हो कि 21A जो 86वें संविधान संशोधन के तहत लाया गया है, उससे पहले जो है शिक्षा जो है मौलिक अधिकार नहीं था, जब वो अनुच्छेद 45 का विषय वस्तु था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, राज्य के नीति निदेशक तत्व। अब हम इसमें देखते हैं कि शिक्षा की बात कहाँ की गई है इसमें। तो जो राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं वो भाग 4 में है और अनुच्छेद 45 शिक्षा से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि राज्य 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की देखभाल तथा उनकी शिक्षा के लिए प्रयास करेगा। ठीक है, तो जो 6 वर्ष से कम मतलब कि शैशवावस्था, या आप कह सकते हो कि प्ले स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं, 6 वर्ष से कम मौलिक अधिकार, ये जो है वो हमारा क्या कह रहा है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए बात कर रहा है। और जो राज्य के नीति निदेशक तत्व में कहा गया है वो 6 से कम वर्ष के बच्चों की बात की गई है। ठीक है, उनकी देखभाल तथा उनकी शिक्षा के लिए प्रयास करेगा और अनुच्छेद क्या है? 45। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य जो है भाग 4A में है। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत अनुच्छेद 51A क्लॉज 11 को भारतीय संविधान में जोड़ा गया, जिसमें कहा गया है कि माता पिता या संरक्षक का कर्तव्य होगा कि वह 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच के अपने बच्चे या प्रतिपाल्य को शिक्षा प्राप्त कराने का अवसर प्रदान करें। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हो कि 6 से 14 वर्ष की बात जो है वो मौलिक कर्तव्य में भी
की गई है। और अनुच्छेद ध्यान रखिएगा 51A क्लॉज 11, ठीक है। और 11 जो है वो जोड़ा गया है इसी 42वें संविधान संशोधन के तहत। नोट देख लेते हैं कि जो भारतीय संविधान है उसमें 10 मूल कर्तव्यों को सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत भाग 4 क और अनुच्छेद 51 क जोड़ा गया है, ठीक है। नोट 2 देख लीजिए कि 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत 11वें मूल कर्तव्य को जोड़ा गया है। तो अभी आपने देखा कि इससे पहले क्या थे, 10 मूल कर्तव्य थे, और जब शिक्षा को जोड़ दिया गया तो कितने हो गए, 11 मूल कर्तव्य हमारे हो गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। तब से शिक्षा की व्यवस्था करना केंद्र और प्रांतीय सरकारों दोनों की जिम्मेदारी है। तो आप देख सकते हो कि जो समवर्ती सूची की बात की गई है उसमें भी जो है 42वें संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया है। तो इस तरीके से आपने देखा कि संविधान में टोटल 4 जगहों पर शिक्षा की बात की गई है, आपने डिटेल में देख लिया। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि शिक्षा से संबंधित अन्य प्रावधान क्या क्या हैं, ठीक है। तो अल्पसंख्यकों की शिक्षा की विशेष व्यवस्था, ठीक है, जो माइनॉरिटीज़ होती हैं उनके लिए एजुकेशन की क्या व्यवस्था है इंडिया में। तो देखिए कि संविधान के अनुच्छेद 30 क्लॉज 1 के अनुसार धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा, ठीक है। कि जो संविधान के अनुच्छेद 30 क्लॉज 1 के अनुसार आप देख रहे हैं कि धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि संविधान के अनुच्छेद 30 क्लॉज 2 के अनुसार शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने में राज्य किसी विद्यालय के विरुद्ध इस आधार पर भेद नहीं करेगा कि वह धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंध में है। तो ये जो है अल्पसंख्यकों की शिक्षा की विशेष व्यवस्था है, आप देख सकते हो 30 क्लॉज 1 और 30 क्लॉज 2 में। नेक्स्ट देखते हैं मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा। क्या कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 350A के अनुसार प्रत्येक राज्य और प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी का यह दायित्व है कि वह भाषाई दृष्टि से अल्पसंख्यकों के बच्चों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा की समुचित सुविधाएं उपलब्ध कराए, ठीक है। तो यहाँ पर मातृभाषा का भी ध्यान रखा गया है अनुच्छेद कितने में, 350A के अनुसार, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधान क्या क्या हैं, ठीक है। राइट टू एजुकेशन में क्या क्या प्रावधान किया गया था। तो 2 दिसंबर 2002 को संविधान में 86वें संशोधन किया गया, ठीक है। 2 दिसंबर 2002 को संविधान में 86वां संशोधन किया गया और इसके तहत अनुच्छेद 21A को शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया है, ठीक है। आपने अभी देखा ऊपर कि जो मौलिक अधिकार में जो शिक्षा का अधिकार बनाया गया है वो अनुच्छेद 21A है उसके तहत। नेक्स्ट देखिए इस मूल अधिकार के क्रियान्वयन हेतु वर्ष 2009 में भारत सरकार ने निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित किया। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि इसका उद्देश्य क्या था। प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में सार्वभौमिक समावेशन को बढ़ावा देना तथा माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अध्ययन के नए अवसर सृजित करना है। इसके तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में अंगीकृत किया गया है। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत 25% सीटें
गरीब तबके के बच्चों के लिए आरक्षित करना एक अनिवार्य शर्त है। ठीक है, यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा कि कितने फीसदी, देख सकते हो 25% सीटें जो हैं गरीब तबके के बच्चों के लिए आरक्षित करना अनिवार्य कर दिया गया, ये शर्त है। नेक्स्ट पॉइंट अब हम लोग देखते हैं उच्च शिक्षा में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण। 103वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम में अनुच्छेद 15 और 16 में संशोधन करके आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए शिक्षा संस्थानों, नौकरियों और दाखिले में आर्थिक आरक्षण की शुरुआत की गई और कितने प्रतिशत कोटा दिया गया? 10%। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि 10% कोटा जो है वो दिया गया और यहाँ से ही शुरुआत की गई थी 103वें संवैधानिक संशोधन के तहत। इस संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 15 क्लॉज 6 और अनुच्छेद 16 क्लॉज 6 जोड़ा गया है। तो यहाँ पर अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 जोड़ा गया है, आप देख रहे हैं। नोट देख लेते हैं कि यह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों ओबीसी के लिए बनाई गई 50% आरक्षण की नीति में कवर नहीं हुए गरीबों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए लागू की गई थी। तो यहाँ पे ये क्या है कि जो लोग जैसे जो ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, उनके लिए जो आरक्षण बनाया गया था 50% और उसमें जो लोग कवर नहीं हो पाए उनके लिए जो है ये कोटा बनाया गया है। ठीक है, कमजोर वर्ग, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हैं। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में नई पहलें क्या क्या हुई हैं। ठीक है, तो शिक्षा के क्षेत्र में पहले नई में सबसे पहले हम लोग देखेंगे निष्ठा 2.0। ये जो निष्ठा 2.0 क्या है, तो देखिए कि निष्ठा विश्व में अपनी तरह का पहला सबसे बड़ा शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम है। यहाँ पे किसका प्रशिक्षण हो रहा है? शिक्षक का प्रशिक्षण कार्यक्रम है निष्ठा 2.0, जो छात्रों में आलोचनात्मक सोच को प्रोत्साहित करने और बढ़ावा देने के लिए शिक्षकों को प्रेरित तथा सुसज्जित करता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, एक विषय के रूप में सांकेतिक भाषा। ठीक है, क्या है इंडियन साइन लैंग्वेज? देखते हैं कि भारतीय सांकेतिक भाषा को पहली बार भाषा विषय का दर्जा दिया गया है। छात्र इसे एक भाषा के रूप में भी पढ़ सकेंगे। 3 लाख से अधिक छात्र ऐसे हैं जिन्हें अपनी शिक्षा के लिए सांकेतिक भाषा की आवश्यकता है। आप यहाँ पे डायग्राम में भी ऊपर देख सकते हैं, यही जो सांकेतिक भाषा के नीचे जो डायग्राम है, ठीक है, कि कैसी साइन लैंग्वेजेस होती हैं। यहाँ पे हम जो सुन नहीं पाते हैं उनके लिए है ये विशेष करके, तो ये है। और इसमें जो है 3 लाख से अधिक छात्र ऐसे हैं जिन्हें अपनी शिक्षा के लिए सांकेतिक भाषा की आवश्यकता है। इससे भारतीय सांकेतिक भाषा को बढ़ावा मिलेगा और जो दिव्यांगों को मदद मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, सर्व शिक्षा अभियान। इसमें क्या क्या खास बातें देखते हैं कि जो सर्व शिक्षा अभियान का जो क्रियान्वयन है वर्ष 2002-2001 से किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य है कि इसके माध्यम से प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना। ठीक है, ये किस चीज़ के लिए है? प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण करने की एक योजना है। सर्व शिक्षा अभियान जिला आधारित एक विशिष्ट विकेंद्रित योजना है। यह योजना पूरे देश में लागू की गई है। ध्यान रखिएगा कि जो सर्व शिक्षा अभियान है वो पूरे देश में लागू की गई है। इस अभियान के अंतर्गत राज्यों की भागीदारी जो है वो 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को 2010 तक प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, मध्याह्न भोजन योजना। इसमें क्या खास बातें देखिए, मध्याह्न भोजन योजना शिक्षा मंत्रालय के तहत एक केंद्र प्रायोजित योजना है जो वर्ष 1995 में शुरू की गई थी।
यह प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा विद्यालय भोजन कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम के तहत विद्यालय में नामांकित 1 से 8 तक की कक्षाओं के अध्ययन करने वाले 6 से 14 वर्ष की आयु के हर बच्चे को पका हुआ भोजन प्रदान किया जाता है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है देख लेते हैं कि इसके अन्य उद्देश्य भूख और कुपोषण समाप्त करना, स्कूल में नामांकन और उपस्थिति में वृद्धि कराना तथा जातियों के बीच समाजीकरण में सुधार, विशेष रूप से महिलाओं को जमीनी स्तर पर रोजगार प्रदान करना है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इसका जो उद्देश्य है वो कितना इम्पॉर्टेंट है कि कुपोषण को समाप्त करना है, स्कूल में नामांकन को बढ़ाना है और समाजीकरण में भी सुधार करना है। नेक्स्ट योजना पे आते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना ये 2015 में शुरू की गई थी और QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग देखते हैं 2022। ठीक है, कि यहाँ पर जो QS यूनिवर्सिटी है उसकी रैंकिंग का जो प्रकाशन जो है वो वार्षिक स्तर पर किया जाता है और वैश्विक रैंकिंग जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं कि फर्स्ट रैंक पे कौन है, तो यहाँ पे अमेरिका का जो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है लगातार 10वीं बार जो है वो शीर्ष स्थान पर है। नेक्स्ट देखिए, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ब्रिटेन वर्ष 2006 के बाद पहली बार दूसरे स्थान पर पहुंच गया है, जबकि स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय ब्रिटेन तीसरे स्थान पर हैं। तो आपने ये वैश्विक रैंकिंग देख ली। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं भारतीय संस्थान, कि भारतीय संस्थान में क्या है जो इनकी रैंकिंग है। शीर्ष 1000 संस्थानों की सूची में 22 भारतीय संस्थान हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे में लगातार चौथे वर्ष शीर्ष भारतीय संस्थान के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखी है। ठीक है, जो भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान बॉम्बे ने लगातार चौथे वर्ष शीर्ष भारतीय स्थान के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखी है। हालांकि यह वैश्विक रैंकिंग में 5 स्थान गिरकर 177वें 177वें स्थान पर आ गया है। वैसे ये भारत का तो शीर्ष आप कह सकते हो भारतीय संस्थान है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे, लेकिन अगर हम वैश्विक रैंकिंग की बात करें तो ये 5 स्थान गिरकर 177वें स्थान पर आ गया है। नेक्स्ट देखते हैं कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली जो है वो 185 रैंक पर है और ये भारतीय विज्ञान संस्थान बंगलुरु जो 186 रैंक को पीछे छोड़ दिया है। आप यहाँ पे रैंकिंग देख सकते हैं और इसी के साथ शीर्ष 200 संस्थानों में भारत के 3 संस्थान ही हैं केवल। ठीक है, प्रश्न देख लेते हैं कि जो संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित 17 सतत विकास लक्ष्यों में शिक्षा किस स्थान पर है। ठीक है, जो संयुक्त राष्ट्र है उसके द्वारा निर्धारित 17 सतत विकास लक्ष्यों में शिक्षा जो है वो किस स्थान पर है, तो चौथे स्थान पर है। ठीक है, आंसर बी इसका सही है। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो संयुक्त राष्ट्र एजेंडा 2030 है उसमें 17 विकास के लक्ष्य रखे गए हैं और चौथे स्थान पर देखो एजुकेशन जो है वो हाईलाइट किया गया है यहाँ पर। तो आप देख सकते हो कि जो शिक्षा है वो चौथे स्थान पर है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग आते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता से संबंधित तथ्य क्या क्या हैं। ठीक है, इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम साक्षरता से संबंधित आंकड़े देखते हैं कि भारत की साक्षरता दर 73% है, जिसमें पुरुष साक्षरता 80.90% है और महिला साक्षरता 64.60% है। और इस प्रकार पुरुष महिला साक्षरता में लगभग का जो अंतर है वो है 16.30%। ठीक है, तो 16.30% का जो है वो डिफरेंस है महिला और पुरुष की साक्षरता में। अब देखते हैं कि जो सर्वाधिक साक्षरता वाले राज्य का क्रम क्या क्या है। तो सबसे पहले केरल
फिर मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट पॉइंट देखिए इसमें कि सर्वाधिक साक्षरता वाले केंद्र शासित प्रदेशों का क्रम क्या क्या है। लक्षद्वीप, दमन एवं द्वीप, अंडमान एवं निकोबार। अब न्यूनतम साक्षरता वाले राज्यों का क्रम देख लेते हैं। सबसे नंबर 1 पे बिहार, फिर अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, आंध्र प्रदेश। न्यूनतम साक्षरता वाले केंद्र शासित प्रदेशों का क्रम देखिए। दादरा एवं नगर हवेली, पुडुचेरी, चंडीगढ़। भारत में ग्रामीण साक्षरता दर देखिए 67.8% और भारत में शहरी साक्षरता दर जो है 84.1% है। तो ये टोटल यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है, तो ये आप ध्यान रखिएगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता से संबंधित तथ्य क्या क्या हैं और आंकड़े क्या क्या हैं। ठीक है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और जितने भी शिक्षा से संबंधित जो आप देख रहे हो यहाँ पर प्रावधान हैं और योजनाएं हैं, वो सब मैंने यहाँ पर डिटेल में आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया है। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।